नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और चूंकि पहलगाम आतंकी हमले के लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं सर, अभी भी जो आतंकवादी हैं, जो इसके सरगना हैं, उनकी तलाश जारी है। अभी भी देश प्रतीक्षा कर रहा है कि कब पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि कूटनीतिक तौर पर लगातार जवाब दिया जा रहा है, लेकिन सर आप देखिए देश में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की भाषा को सुने तो चाहे किसी भी दल के नेता हो, वहाँ के सभी भारत को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं जी। कितनी क्षमता है वो अलग बात है, लेकिन एक सुर है। भारत के नेताओं की बयान को सुने तो बड़े नेता सरकार के समर्थन में हैं और छोटे नेता अपना अलग रुख अख्तियार किए हुए हैं। अब देखिए, इसी शुक्रवार को CWC की बैठक हुई, उसमें फिर से दोहराया गया कि सरकार के साथ है हम। और ठीक उस बैठक से 1-2 घंटे बाद चन्नी साहब, जिनको दलित नेता बता के एक समय कांग्रेस ने पूरा प्रोजेक्ट किया था, वो कह रहे हैं कि भाई पिछली बार का सबूत तो दे दो पहले जी। अब जिस तरीके से इसको लेकर राजनीति हो रही है सर, अब क्या कहेंगे। भाजपा तो अब वो गायब वाला पोस्टर भी आ गया था। इसके अलावा वो भाजपा बोल रही है कि अब कांग्रेस पाकिस्तान की हो चुकी है। जी, क्या कहेंगे? जी, आपने 2-3 चीज़ें कही हैं। आपने जैसे कहा कि भारत की ओर से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इन कार्रवाइयों को आप कह सकते हैं कि युद्ध शुरू हो चुका है। आपको ध्यान होगा कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ 22 तारीख को, उसके बाद CCS की मीटिंग बुलाई गई तत्काल हमले के बाद। उसके बाद आप देखिए कि अगले दिन ही भारत ने फैसला कर लिया था कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखा जाएगा। तो पाकिस्तान का रिएक्शन ये था कि ये एक्ट ऑफ वार होगा, यानी कि मतलब ये आपने एक तरह से युद्ध का ऐलान कर दिया है। अभी भी ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि अगर भारत ऐसा करता है तो हम उस बांध को उड़ा देंगे। जी, तो उन्होंने कहा एक्ट ऑफ वार होगा, है ना। तो आपने कहा कि एक्ट ऑफ वार होगा, भारत उस पर आगे बढ़ गया, यानी कि वार शुरू हो चुकी है। वो ठीक है कि अभी वो कूटनीतिक माध्यमों से हो रही है या कैसे पिछले दरवाजे से हो रही है या प्रतिबंध लगाकर हो रही है, हवा पानी बंद करके हो रही है, जैसे भी हो रही है, वार शुरू हो चुकी है। ये मैदानी इलाकों में या हवाई हमले के रूप में परिवर्तित होगी या नौसेना अभ्यास, नौसेना का इस बार जलवा दिखेगा, तो ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन भारत को एक चीज़ देखनी चाहिए कि पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट में है और भारत ये देख भी रहा है और इसमें कार्रवाई भी कर रहा है कि कैसे इस आर्थिक संकट को और बढ़ाया जाए। और जैसे जैसे वो आर्थिक संकट उसका तीव्र होता जाएगा, वैसे वैसे पाकिस्तान और कमज़ोर होता जाएगा। पानी बंद होने के बाद से आप देखिए पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अपनी सरकार को, अपनी सेना को लोग वहाँ पर कोस रहे हैं। अभी इसी मई महीने में जो IMF है उसमें पाकिस्तान की एक बैठक होनी है। पाकिस्तान को पिछले साल जो IMF ने $7 अरब की जो सहायता देने की बात कही थी, वो किस्तों में दी जा रही है और हर अगली किस्त तब जारी होती है जब पिछली की समीक्षा हो जाती है। भारत वहाँ पर आपत्ति दर्ज कराने जा रहा है कि आप ये जो पैसा दे रहे हैं इसका आतंकवादी कार्यों में उपयोग हो रहा है, तो आप इसको रोकिए। तो अगर वो पैसा रुकता है तो पाकिस्तान को परेशानी होना स्वाभाविक सी बात है। यही नहीं, जो FATF की जो मीटिंग होने जा रही है, भारत उसमें फिर से प्रयास कर रहा है कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को फिर से डलवाया जाए। और ग्रे लिस्ट में आने का मतलब है कि FDI रुक जाता है, आपको विदेशी जो संस्थाएं हैं वो पैसा नहीं देती क्योंकि उनको लगता है कि ये असुरक्षित देश है, हमारा पैसा फंस जाएगा। और ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के आने की संभावनाएं इसलिए बलवती हो रही हैं क्योंकि 40 सदस्यीय जो FATF है उसमें से अब तक 23 जो देश हैं वो भारत को अपना समर्थन व्यक्त कर चुके हैं, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा कर चुके हैं। इसमें GCC जो कि गल्फ काउंसिल वाले जो देश हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जो भारत को अपना समर्थन दे चुके हैं। तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 40 सदस्यीय FATF में अगर 23 सदस्य हाँ बोल चुके हैं तो बहुमत ऑलरेडी हो चुका है। तो ये पाकिस्तान के दुर्दिन की शुरुआत हो चुकी है। और जो कि खबरों में नहीं आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान की आपने जैसा जिक्र भी किया कि पाकिस्तान के जो नेता मंत्री बड़े बड़े बड़बोले बयान दे रहे हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन वो TV चैनलों पर दे रहे हैं। वहाँ पर सेना में और सरकार के बीच में जंग छिड़ी हुई है।
जो सरकार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भैया सेनाध्यक्ष असीम मुनीर, हमने देश की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने का प्रयास किया था, आपने एक ऐसा बयान दे दिया कि जो टू नेशन थ्योरी वाला, या फिर आपने कह दिया कि जो हमारे गले की नस है कश्मीर। तो ये जो इस तरीके के बयान के बाद पहलगाम हमला हुआ, उससे पाकिस्तान के लिए ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है कि अब वो ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। वहाँ पर वो वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो फंस गए हैं, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में जो उन्होंने कह सकते हैं कि मेहनत करके कहीं से फंड लेकर आए, और जिस तरीके के आपने देखा था कुछ वीडियोस थे कि पाकिस्तान में आटे की लूट हो रही थी, उस स्थिति से अपने देश को निकाला था। तो अब असीम मुनीर के चलते गधे बेचने पड़े थे। तो असीम मुनीर के, और आप देखिए कि इमरान खान को जब जेल भेजा गया तब भी कैसा वहाँ पर माहौल था कि वहाँ पर मिलिट्री पर पहली बार ऐसा हुआ था पाकिस्तान के इतिहास में कि मिलिट्री के जो अधिकारी हैं उनके घरों में तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी की गई थी। तो ये सब स्थिति से पाकिस्तान बाहर निकला था, लेकिन असीम मुनीर एकमात्र वो व्यक्ति है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ऐसे मोड़ पर खड़ा हो गया है, और वहाँ के जो नेता हैं वो कोस रहे हैं असीम मुनीर को। और ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं कि असीम मुनीर ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो टेन्योर है वो बढ़ जाए। अब बढ़ता है, और जब अगर युद्ध के हालात होते हैं तो एकदम से नया सेनाध्यक्ष तो लाया नहीं जाता है, तो वो उनका कार्यकाल बढ़ेगा। और वहाँ पर सेना में जिस कदर भ्रष्टाचार है, चाहे रक्षा खरीद का मामला हो, चाहे नियुक्तियों का मामला हो, तो वो जो भ्रष्टाचार है, और आप देखिए कि सारे के सारे कहाँ हैं वो कमर जावेद बाजवा जो इससे पहले थे, सब के सब अपना माल लूटते हैं और लंदन में सेटल हो जाते हैं। बाजवा भी कोई युद्ध नहीं जीते, बाजवा की भी भारत ने पिटाई की थी, जो एयर स्ट्राइक हुई थी या सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तक सुनता हूँ सर कि वहाँ पे जितने भी बड़े सेना के अधिकारी हैं वो सिर्फ काम करने के लिए वो वहाँ रहते हैं, बाकी उनकी फैमिली से लेकर तमाम उनके रिश्तेदार तक सब दूसरे देशों में रहते हैं। बिल्कुल दूसरे देशों में। तो वही जो इससे पहले इनके जो पूर्ववर्ती थे मुनीर के बाजवा, वो भी यही काम करके गए, ये भी यही कर रहे हैं। उनको लगता है कि शायद अभी जो और कुछ लूट बाकी है तो वो लूटने के लिए बैठे हुए हैं, और लेकिन अपने देश को ऐसे दोराहे पर लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है जिसके लिए वहीं के जो लोग हैं इनको कोस रहे हैं। और आने वाले दिनों में सरकार और सेना के बीच का ये जो घमासान है ये और बढ़ा तो भारत के लिए, और भारत उस चीज़ का ही इंतजार कर रहा है, भारत उसी वक्त का इंतजार कर रहा है। सरकार और सेना क्यों, मतलब आप बलूचिस्तान देख लीजिए, वहां पर आप पाकिस्तान के अधिकारी और पाकिस्तान के लोगों का वहां पे क्या हाल है वो सबको पता है। खैबर पख्तूनख्वा का हाल भी देखिए, बिल्कुल सिर्फ सिंध और जो पंजाब का क्षेत्र है वही तो असली पाकिस्तान है अभी फिलहाल, जहाँ से सेना को समर्थन है या सरकार को समर्थन है। बिल्कुल, सेना के सारे बड़े अधिकारी तो पंजाब से ही हैं। सही कहा आपने। दूसरा क्या है कि आप देखिए कि ये जो वो आर्मी है या वहाँ की पुलिस है उसमें कितनी क्षमता है। वो जो कहते हैं कि भाई हम भारत पर अटैक कर देंगे या भारत को जवाब दे देंगे, आपके यहाँ पर आपके बलूचिस्तान में वो बीएलए के विद्रोहियों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया, आप उनका तो कुछ नहीं कर पाए, है ना। आप भारत को आपके घर का मामला था, आपके सीमा पार करना है। आपके कितने सेना के अधिकारियों को उन्होंने नाम पूछ कर, यहाँ पर जैसे आपने धर्म पूछ के गोली मारी थी, वहीं पर उन्होंने नाम पूछकर और काम पूछकर गोली मार दी थी। तो वो आप वहाँ पे कुछ कर नहीं पाए, तो आप सिर्फ बड़बोलापन दिखाने के लिए है आपके पास, और कुछ नहीं है। तो और भारत जिस तरीके से कर रहा है कार्रवाई, वो इस बार ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से जाकर अटैक कर दिया। वो उसने, भारत ने कई रणनीतियां बनाई हैं। अभी कुछ जो छोटे हथियार जिसको कि हम कूटनीतिक हथियार बोल रहे हैं, फिर मध्यम स्तर के आएंगे, उसके बाद बड़े वाले आएंगे। तो इस बार सही इलाज होगा और दीर्घकालिक इलाज होगा, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। प्रमाण के साथ इलाज होगा। हाँ, प्रमाण के साथ इलाज होगा। और जैसा आपने कहा कि जो चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, ये जो स्थिति है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में आप देखिए कि आपने, जैसे मैं पढ़ रहा था आज, अगर मैं शनिवार की बात करूं तो मैंने उसी दिन 2-3 खबरें देखी। मैंने देखा कि गोवा में शायद कहीं कुछ सड़कों पर पाकिस्तानी झंडे पाए गए। मैंने देखा कि मध्य प्रदेश में किसी कांग्रेस पार्षद पर आरोप लगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद उसकी रैली में और पाकिस्तानी झंडे सामने आए। ऐसे ही असम में हुआ। तो ये दिखाता है कि कई लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसी मानसिकता वाले हैं जो यहाँ रहते हैं, यहाँ खाते हैं, लेकिन बात पाकिस्तान की करते हैं, उनके मन में पाकिस्तान है। ये चलिए ठीक है, आपके मन में क्या है, किसके लिए प्रेम है, वो आप जाने। लेकिन पाकिस्तान में एक भी ऐसा उदाहरण दिखा दीजिए कि वहाँ पर भारत का झंडा किसी गली में लहरा दिया गया हो, वहाँ पे किसी नागरिक द्वारा या किसी वहाँ के नेता के द्वारा या किसी जो अल्पसंख्यक या जो हिंदू हैं उनके द्वारा। तो ये दिखाता है कि
इस मामले में कहीं मतलब अगर अपने देश से प्रेम की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो आगे हैं हमसे। आगे दिख रहे और हैं। वहाँ के चैनलों में ये बात होती है सर। उनके में एकता है। वहाँ के चैनलों में ये बात हो रही है और उसके वीडियो खूब वायरल हुए थे कि सिर्फ मोदी और भारत सरकार के समर्थन में तो भारत के सिर्फ 40% जनता है जी। और दूसरा आप देखिए कि जो उदाहरण किसके किसके दिए गए वहाँ के नाम के, उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। और कौन लोग खामोश हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है। और युद्ध तो खैर पाकिस्तान ने कभी कोई जीता नहीं। अगर हम ये भी देख लें कि जैसे हम अभी जो ट्रेन वाली घटना की बात कर रहे थे बलूचिस्तान की, पाकिस्तानी सेना ने क्या दिया कि हमने सारे विद्रोहियों को मार गिराया। वहाँ की जनता ने विश्वास कर लिया है, जबकि किसी विद्रोही को मारा नहीं उन्होंने। विद्रोही सारे जीवित हैं, पाकिस्तान की सेना के लोग मारे गए, पुलिस के लोग मारे गए। जो सरकार की तरफ से कहा गया कि विद्रोहियों को मार गिराया गया है, बंदूकों को छुड़ा लिया गया है। अब विद्रोही मारे नहीं गए, पब्लिक ने विश्वास कर लिया, वहाँ के अन्य दलों ने भी विश्वास कर लिया, किसी ने कोई सबूत नहीं मांगा। तो ये इससे क्या होता है कि आपके जो सैन्य बल है, आपका जो पुलिस बल है, उसका हौसला बढ़ता है। और मैं तो उच्चतम न्यायालय की बड़ी सराहना करना चाहूँगा अपने कि देखा आपने कि कोई याचिकाकर्ता पहुँच गए कि भैया इसके पहलगाम हमले की न्यायिक जाँच करानी जानी चाहिए। तो अदालत ने साफ कहा कि आप हमारे जो सैन्य बल है, हमारा जो पुलिस बल है, कि आप उसका मनोबल गिराना चाहते हैं। ये समय इस तरीके की याचिकाएं दायर करने का नहीं, बहुत अच्छा जो मैसेज दिया गया उच्चतम न्यायालय की तरफ से। तो ये और कांग्रेस कार्य समिति या एक तरफ निर्णय लेती है कि हमारी ये लाइन है, उसके जो नेता हैं वो दूसरी लाइन पकड़ते हैं। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं कि इसके पार नहीं जाना है, नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। चरणजीत सिंह चन्नी ने जो कहा, जरा एक बार उनके ऊपर कार्रवाई करके ये बात साबित करिए कि आपने जो लक्ष्मण रेखा खींची थी उसका कोई महत्व है, उस पर वोट बैंक कम हो जाएगा सर। हाँ, तो ये दिखा रहा है ना कि आप ने बस मीडिया में बने रहने के लिए आपने कुछ भी कह दिया या किस तरीके से कह दिया। और कांग्रेस पार्टी को जरा पीछे अपना भी इतिहास देखना चाहिए। अब वो कांग्रेस कार्य समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि देश इंतजार कर रहा है कब होगा, हम कब लिया जाएगा बदला, और आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अब आपने कहा कि देश इंतजार कर रहा, देश उस समय भी इंतजार कर रहा था। मुंबई हमला जब हुआ था उस समय देश ने बहुत इंतजार किया। सेना ने प्लान बना कर दे दिया था तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कि आप हमें आदेश दीजिए कि हम जाकर अटैक करें वहाँ पर, लेकिन आपने उसकी इजाज़त नहीं दी। तो देश तो इंतजार करता रह गया। देश को तब पहली बार ये अवसर देखने को मिला जब उरी में हमला हुआ और उरी का हमला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया गया, तो तब देश को एक चैन आया कि हाँ, हम घुसकर मार सकते हैं। तो ये कांग्रेस को जरा पीछा भी। और प्रधानमंत्री ने इस सप्ताह जो CCX की बैठक हुई इसमें तो कह दिया ना कि सेना को पूरी छूट है। अब ये सेना को डिसाइड करे। सेना से कोई पार्टी जवाब नहीं मांग सकती है कि आप कब जाएंगे, आपकी क्या योजना है, आप क्यों नहीं अब तक कर रहे हैं, आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। सेना को देखना पड़ेगा। सेना किसी सरकार की तो है नहीं। हाँ, सेना इस देश की है और सेना को युद्ध जीत कर आना है। आपने बिना प्लानिंग के आप कूद गए और मुंह की खा के आए, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा वेट करके प्लानिंग के साथ जाएं और दुश्मन को चित करके आएं। तो सेना से सवाल नहीं पूछना चाहिए। सवाल सरकार से पूछा था, सरकार ने कहा था कि हमने सेना को समय क्या कार्रवाई करनी है, किस स्तर की कार्रवाई करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, छोड़ दिया। तो सेना पर भरोसा कीजिए। भारतीय सेना ने समय समय पर जब भी देश को जरूरत पड़ी है अपने आप को साबित किया है और पूरी दुनिया जानती है भारतीय सेना का शौर्य। बिल्कुल। लेकिन अब सर, जो आपने चर्चा के दौरान भी कही बात की, पूरा देश इंतजार कर रहा था कि कार्रवाई होगी, लेकिन मोदी सरकार ने अलग एक एजेंडा ला दिया जी। जो कहते थे कि नहीं, सिर्फ देश में 4 ही जातियां हैं, युवा, किसान, जो नौजवान और जो महिलाएं हैं जी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जातियों की जनगणना होगी। इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? ये सीधा यू टर्न, वो भी मोहन भागवत से मुलाकात के एक दिन बाद ये निर्णय लिया जाता है, क्योंकि मोहन भागवत ने केरल में कहा था कि ये होना चाहिए लेकिन इसका राजनीतिक उपयोग ना हो। जी, आपको याद होगा। उसके बाद मोहन भागवत की यहाँ मुलाकात हुई है, उसके एक दिन बाद ये निर्णय लिया गया है। तो अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो हिंदुओं की बात तो है, लेकिन अब मुसलमानों की भी जातियों की जनगणना होगी जी, और वहाँ भी आंकड़े सामने आएंगे जी। आप क्या और बिल्कुल आपने सही कहा मुसलमानों की, क्योंकि बताया जा रहा है कि हालांकि अभी सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस नहीं है, तो उसमें बताया जा रहा है कि पसमानदा मुसलमानों को शायद ओबीसी में रखने की बात है। और पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी अपना वोट बैंक मानकर चल रही है और उसी लिहाज से उनको आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में कई प्रकार की उनके लिए घोषणाएं भी हुई हैं। अब बात आती है जातिगत जनगणना की। ये समय क्यों आ गया जातिगत जनगणना का? देखिए, जनगणना जो है 2021 में होनी थी, वो ड्यू है और जनगणना होनी भी चाहिए, क्योंकि
उसके जब आंकड़े उपलब्ध होते हैं तो वही उस आंकड़ों के माध्यम से ही योजनाएं बनती हैं। उन योजनाओं में किस वर्ग को क्या देना है, सरकार अपना अपने कार्यक्रम बनाती है, नीतियां बनाती हैं, उसमें वो उपयोगी साबित होते हैं वो जो डेटा है। अब जातिगत जनगणना है, आपने देखा कि जो गत लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष ने कि दो चीज़ें पूरे देश भर में फैलाई थी कि बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म कर देगी और हम आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे। ये दो वादे ऐसे किए गए थे जो कि जिसकी अच्छी अपील थी और ग्रास रूट लेवल पे ये दो जो चीज़ें थी ये पहुंची। उसका नुकसान बीजेपी को ये हुआ कि बीजेपी आएगी संविधान खत्म कर देगी, लोगों के मन में डर हुआ और बीजेपी अपने ही कई गढ़ कहे जाने वाले राज्यों में वो डाउन हो गई और जो बहुत स्पष्ट बहुमत से नीचे आ गई, 240 पर आ गई। सर गढ़ क्या है, अयोध्या में डाउन हो गई। अयोध्या में डाउन हो गई। वाराणसी में प्रधानमंत्री शुरुआती जो मतगणना थी उसमें पीछे हो गए थे। राजनाथ सिंह का जो मार्जिन था जीत का पिछली बार की अपेक्षा वो इस बार घट गया। तो ये तो है ही। तो लेकिन जातिगत जनगणना अभी हमने जैसा आपने कहा कि मोहन भागवत से मुलाकात के ठीक बाद ये ऐसा निर्णय लिया गया। चर्चा तो हुई होगी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसी के दौरान, नहीं चर्चा तो हुई होगी। अभी आप देखिए कि ये जो बैठक हुई है मोहन भागवत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब हुई, संघ की जो अखिल भारतीय कार्य समिति की जो बैठक थी उसमें उस बैठक के बाद ये बैठक हुई है। उस अखिल भारतीय जो समिति की बैठक थी उसमें अपने अपने प्रांतों में क्या चल रहा है, समाज के भीतर क्या चल रहा है, क्या कौन से मुद्दे हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, क्या सरकार सही काम कर रही है, किस दिशा में जाना चाहिए, क्या नीतियाँ बनानी चाहिए, ऐसे तमाम फीडबैक लिए जाते हैं और वो फीडबैक मोहन भागवत ने जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए हैं। मोहन भागवत लोक कल्याण मार्ग पहुंचे थे, इससे पहले बिल्कुल शायद सरकार के लोग वहां जाते थे और फीडबैक लेते थे। बिल्कुल। तो ये जो फीडबैक था वो फीडबैक दिया गया है और इस सरकार में भी बताया जा रहा है, ऐसा हमारे सूत्र भी बताते हैं कि नवंबर से ये धारणा थी, नवंबर महीने से ये धारणा थी कि जातिगत जनगणना पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो फैसला कब लेना है इसका सरकार को शायद सही समय का इंतजार था। हाँ, वही बिहार चुनाव के शायद बिहार चुनाव से में आप कहोगे कि हम जातिगत जनगणना कराने जा रहे हैं, यूपी चुनाव के समय कहोगे कि हम इसकी शुरुआत कर चुके हैं जी। दो चुनाव तो आपके ऐसे ही निपट जाएंगे। 2 चुनाव वैसे ही निपट जाएंगे। सही कहा आपने। और दूसरा क्या है कि अभी ये जो जातिगत जनगणना है इसका एक तो सही समय सरकार को अब लगा कि ठीक है सब लोग पहलगाम में लगे हुए हैं, बिहार चुनाव भी आसन्न है, तो ये थोड़ा सा ये अभी फेंका जाए ताकि थोड़ा सा चीज़ें डाइवर्ट हों, वरना सरकार से रोज़ पहलगाम पर ही सवाल पूछे जाते। अभी जातिगत जनगणना है वो एक मुद्दा बन गया है, लोग उस पर तमाम क्षेत्रीय दल उसका श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं कि देखो हमारा प्रेशर काम आया, हमारा प्रेशर काम आया। तो ये सब अपने अपने, लेकिन होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है। मतलब सर आप राजनीतिक दल आरक्षण की बात तो बात में है, अपने घर से इसकी शुरुआत कर ले जी। मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट, बिहार में 3% मुसहर जाति के हैं जी। इस हिसाब से विधानसभा में 5 सीटें होनी चाहिए उनके लिए जी, लेकिन सिर्फ 1 विधायक है जी। यादव की लगभग 40 विधायक होने चाहिए बिहार की आबादी के हिसाब से, लेकिन 55 विधायक हैं। इनमें से कितने यादव का टिकट आप काटोगे? अब तो बिहार में जनगणना हो चुका है, लेकिन ये राजनीतिक दल नहीं करेंगे जी, ये नहीं करेंगे जी। और दूसरा क्या है, केंद्र सरकार ने ये भी देखा कि बहुत सारे राज्य जो हैं वो अपने स्तर पे जाति जनगणना करा रहे थे। अब इससे क्या था कि एक तो पहले तो क्या उनका अधिकार नहीं है और दूसरा क्या है कि जो संसाधनों की जो वेस्टेज हो रही है वो अलग विषय है और तीसरा चीज़ ये है कि उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अब कर्नाटक में जो गणना हुई है उस पर तमाम तरह के सवाल उठे हैं, बिहार में भी उठे थे कि बहुत सारे लोगों ने कहा और आज भी उठे हैं। हाँ, अब उसमें उन्होंने जो वहाँ पे जो जनगणना हुई, जाति की गणना हुई, उस पर बनाया गया कि जो पिछला आयोग था उसकी रिपोर्ट के आधार पर पिछले आयोग के जो अध्यक्ष थे उन्होंने उस रिपोर्ट पर साइन नहीं किए थे, है ना। तो वो उनकी जब रिपोर्ट ही का कोई आधार नहीं है तो आपने उसके आधार पर नई गणना कर दी। 500-600 करोड़ रुपए हर राज्य खर्च कर दे रहा है, तो ये संसाधनों की वेस्टेज थी और इससे कोई निष्कर्ष भी नहीं निकल रहा था। कर्नाटक की कैबिनेट तो आज तक उसको जो भी गणना की जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट थी उसको सामने नहीं रख पाई है क्योंकि आपस में मतभेद हैं। तो ये इन राज्यों का भी जो धर्म संकट था, उन धर्म संकट से राज्यों को भी निकाला है कि ठीक है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर गणना होगी और मुझे लगता है कि
ये जब भी होगी एक नया डेटा सामने आएगा और नई तरह की राजनीति भी शुरू होगी। देखिए, एक वक्त ऐसा था कि जब देश में मंडल कमंडल की राजनीति थी, तो बीजेपी ने जो कमंडल वाली पार्टी मानी जाती है, उसने इस बार मंडल का भी को भी साथ लेकर नई कह सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग करने की एक कोशिश की है। देखना होगा कितने कितनी सफल होती है उसमें। एक चीज़ इसमें देखनी होगी कि क्या, जो कि बहुत सारे राजनीतिक दल इसकी समय समय पर मांग करते रहे हैं, जातिगत जो जनगणना होगी उसके जो आंकड़े सामने आएंगे, तो क्या आरक्षण 50% से ऊपर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। वो अगर ऐसा होता है तो उस समय राजनीति उस समय बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें होंगी। और क्योंकि कई राजनीतिक दल तो अभी से करते हैं, कुछ राज्य ऐसा कर भी देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे जाकर वो मामला रोक देता है। तो लेकिन अगर ये जो जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे, तब कैसी स्थिति बनेगी उन आंकड़ों के जरिए कि 50% से ऊपर जाएगा आरक्षण, तो एक बड़ी राजनीति। लेकिन बीजेपी के लिए ये 10 से 15% जो वोट है ना, उसको डैमेज करने जैसा हो जाएगा अगर 50% के ऊपर वो जाती है तो। जी। लेकिन सर कहते हैं कि एक नेता जो अपनी पार्टी के लिए संगठन के हिसाब से लड़ता रहे और ऐसे राज्य में वो संगठन बनाए जहां पर लगातार हिंसा के खबरें आती रही हों, पार्टी को इस मुकाबले तक पहुंचाए कि वो सामने वाली मजबूत पार्टी से लड़ सके और अच्छा प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन आज वही नेता दरकिनार किया जा रहा है, आज वही नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर है, आज वही नेता इस चर्चा में है कि वो पार्टी छोड़ सकता है। और कहते हैं कि शादी के बाद नई शुरुआत होती है, तो क्या पश्चिम बंगाल के पूर्व भाजपा अध्यक्ष, पूर्व सांसद दिलीप घोष राजनीति में अब नई शुरुआत करने जा रहे हैं क्या? देखिए, राजनीति में शुरुआत तो अब राजनीति में क्या होता है कि अप्रत्याशित जो चौंकाने वाले घोषणाएं सामने आती हैं। दिलीप घोष क्योंकि साइडलाइन हो चुके हैं पार्टी में, उनका ऐसा भी आरोप है कि उनको जो लोकसभा चुनाव पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही हरवाया, कुछ नेताओं के इशारे पर हरवाया। सुकांत मजूमदार से उनकी बनती नहीं है। शुभेंदु अधिकारी की वो बीजेपी में एंट्री और विपक्ष का नेता पद दिए जाने के खिलाफ थे, लेकिन वो काम बीजेपी ने किया। और जब आपने देखा होगा कि जब वो, अभी तो खैर इस बार का चुनाव हार गए, लेकिन लोकसभा सदस्य होने के दौरान भी वो हमेशा विवादित बयान देने के लिए जाने जाते थे और बीजेपी अध्यक्ष ने कई बार उनको नोटिस भी दिए, कारण बताओ उनको नोटिस दिए गए, उसका उन्होंने जवाब दिया। खैर, तो वो बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और उनका बड़बोलापन जो है, जमीन पर मेहनत भी तो, हाँ, जमीन पर मेहनत की है। और सबसे ज्यादा काफिले पर किसी के अटैक हुआ है तो उन्हीं के हुआ है। संघ के प्रचारक रहे हैं और राजनीति में तो अगर वो कह सकते हैं कि 2015 में जब बीजेपी के अध्यक्ष बने थे पश्चिम बंगाल में, तब वो ज़्यादा लाइमलाइट में है, लेकिन उससे पहले वो बिल्कुल शांत और बिल्कुल किनारे रहने वाले नेता थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो जन्मस्थली है, वहाँ से चुनाव जीतने वाले वो सीट जीतकर उन्होंने पहली बार बीजेपी की झोली में डाली थी। वरना तो वो पहले कभी वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था, फिर टीएमसी का, लेकिन पहली बार वही जीत कर लाए। तो विधायक के तौर पर वो भी जीते, वहाँ पर सांसद के तौर पर जीते, उनका फिर क्षेत्र बदला गया तो वहाँ भी जीते, लेकिन इस बार चुनाव हार गए थे। तो अब दिलीप घोष चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान में बीजेपी का जो वहाँ पर संगठन है और विधानसभा में जो नेतृत्व है उससे उनकी नहीं बन रही है। और ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर क्या 3 गुट हैं। अब एक गुट जो है सुकांतो मजूमदार का है, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं। एक गुट है दिलीप घोष का, एक गुट है जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो इम्पोर्टेंट है। तो ये और तीनों ही आपस में एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये तीनों आपस में देखना नहीं चाहते, ये दुश्मन है तो वो दुश्मन है, तो 2 दुश्मन 2 दोस्त हैं, ऐसा भी नहीं है। तीनों ही आपस में भिड़े हुए हैं। तो जब तक ये भिड़े रहेंगे तब तक बीजेपी का वहाँ पर उत्थान नहीं हो सकता। और इनके आपस में भिड़े रहने का जो दुष्परिणाम है वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी उठा चुकी है। बिल्कुल। और अब जब विधानसभा चुनाव निकल 9 महीने बाकी हैं, 9 महीने बाकी हैं, तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी को, क्योंकि सुकांतो मजूमदार भी अब केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो उनको वहाँ पर नया अध्यक्ष देना चाहिए। देखना होगा, फैसला ही नहीं हो पा रहा है ना। हाँ, फैसला नहीं हो पा रहा है। और दूसरा क्या है कि जो केंद्रीय जो नेता हैं, जो कि मोदी शाह के करीब माने जाते हैं, वो भी नहीं पसंद करते हैं दिलीप घोष को। जैसे मैं देख रहा था स्वपन दास गुप्ता का जो अपने ट्वीट अगर देखा हो तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने जो एक अनुशासनहीनता की है उस पर केंद्रीय नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए, आंखें नहीं फेरनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो
तो दिखा रहा है कि बीजेपी आपस में बहुत ज़्यादा बटी हुई है वहाँ पर। बिल्कुल, तो देखना होगा कि पश्चिम बंगाल की सियासत किस ओर जाती है। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।